12 जून 2019 की दोपहर उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में रोहन शर्मा एक लंबे काम के दौरे के बाद घर लौटा। वो अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी अंजलि को सरप्राइज देने के लिए उत्साहित था, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, रोहन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर में खौफनाक सन्नाटा पसरा था। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक अनजानी आशंका से उसका दिल भर गया और वो तेजी से बेडरूम की ओर भागा। और फिर उसके सामने एक भयानक मंजर था। अंजलि बिस्तर के पास फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। घबराहट में रोहन अपनी पत्नी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज निराशा में डूब गई। उसकी चीखें सुनकर उसकी मां लता और उसके पिता हरीश घबरा कर दौड़े आए। लता वहीं गिरकर रोने लगी, जबकि हरीश, जिनकी आंखें भी लाल थीं, ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया और साथ ही अपने बेटे को सांत्वना देने के लिए उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। उसी पल आंसुओं के बीच कई तरह के अनुमान लगाए जाने लगे। क्या अंजलि अपने बड़े पेट के कारण फिसल गई थी, या गर्भावस्था के डिप्रेशन ने उसे ये दुखद कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था? इन अफवाहों ने घर के माहौल को और भी बोझिल बना दिया, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि यह त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। उसी शाम रोहन शर्मा को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। अपनी पत्नी को खोने के बाद उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। जब अधिकारी ने दिन की उसकी गतिविधियों के बारे में पूछा, तो रोहन ने सब कुछ साफ साफ बताया। सुबह सुबह वो गुड़गांव से निकला, 10 बजे बस पकड़ी और उसके पास बस का टिकट भी था। उसके साथ के कुछ सहकर्मी भी गवाही दे सकते थे कि रोहन दोपहर तक वास्तव में कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद था। इसका मतलब था कि त्रासदी के समय वो घर पर बिल्कुल नहीं था। अपने बयान में रोहन ने अपनी पत्नी का जिक्र बड़े प्यार और यादों के साथ किया। उसने एक आदर्श विवाह के बारे में बताया, एक प्यारी पत्नी जो परिवार की देखभाल करती थी और एक आने वाले बच्चे के बारे में जिसका वे दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं विश्वास नहीं कर सकता, अभी सुबह ही मैंने उससे फोन पर बात की थी और अब। रोहन का गला भर आया। उसका दर्द इतना स्पष्ट था कि किसी के लिए भी ये सोचना मुश्किल था कि वो अपनी पत्नी की मौत में शामिल हो सकता है। न केवल रोहन, बल्कि उसके माता पिता हरीश और लता ने भी परिवार में सब कुछ ठीक होने की बात पर जोर दिया। हरीश ने जोर देकर कहा कि अंजलि एक अच्छी बहू थी जिसे पूरा परिवार प्यार करता था। लता ने सिसकते हुए बताया कि गर्भावस्था के दौरान पूरे परिवार ने अंजलि का बहुत ध्यान रखा था, क्योंकि उन्हें डर था कि पति के अक्सर घर से दूर रहने के कारण वो थक जाएगी। इसलिए दोनों का मानना था कि उसकी मौत या तो एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, या अगर इससे भी बदतर कुछ था तो गर्भावस्था के दौरान मानसिक अस्थिरता के कारण हुई थी। इन बयानों ने रोहन की मजबूत एलिबी के साथ मिलकर एक आदर्श परिवार की एक आदर्श तस्वीर पेश की। पड़ोसियों ने भी बताया कि रोहन और अंजलि की जोड़ी में शायद ही कभी झगड़ा होता था और उनका जीवन सपनों जैसा लगता था। लोगों ने रोहन को एक मेहनती आदमी के रूप में देखा और अंजलि को एक शांत और सुशील महिला के रूप में जो घर पर रहती थी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। हरीश शर्मा परिवार की परंपरा और मान मर्यादा बनाए रखने वाले एक गंभीर व्यक्ति थे। लता एक शांत, सहनशील और मेहनती महिला थीं। इन सब ने एक ऐसा बाहरी आवरण बना दिया था जो बेदाग लगता था, लेकिन यही पूर्णता थी जिसने अनुभवी जांचकर्ताओं को असहज कर दिया। क्योंकि हर परिवार में, विशेष रूप से उन परिवारों में जिन्हें आदर्श माना जाता है, अक्सर ऐसे अंधेरे कोने छिपे होते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और क्या ये खुशहाल शादी का मुखौटा किसी क्रूर सच्चाई को छिपा रहा था? जब उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध जांच टीम मौके पर पहुंची, तो घर का माहौल दुख से भरा हुआ था। बाहर पड़ोसी इकट्ठे थे, हर कोई सिर हिलाकर अफसोस जता रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, जो केस सुलझाने में माहिर एक अनुभवी अधिकारी थे, की तेज नजरों ने न केवल दुख को देखा, बल्कि कुछ असामान्य बातों को भी भांप लिया।
पहली नजर में घटनास्थल एक आकस्मिक गिरावट जैसा लग रहा था। पीड़िता गर्भवती थी, उसका शरीर भारी था, इसलिए संतुलन खोना पूरी तरह से संभव था। लेकिन करीब से देखने पर इंस्पेक्टर राठौड़ ने महसूस किया कि अंजलि की मुद्रा बहुत व्यवस्थित थी। वो अपनी तरफ लेटी हुई थी, उसके हाथ पास में थे और उसके कपड़े सही थे, जिसमें संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। एक प्राकृतिक गिरावट आमतौर पर अधिक अव्यवस्था छोड़ती है, चीजें गिर जाती हैं, फर्श पर खरोच के निशान होते हैं या कम से कम सामान बिखरा होता है। यहां सब कुछ बहुत साफ सुथरा था। एक और विवरण ने उन्हें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दिया। अंजलि की पीली गर्दन पर कुछ हल्के निशान थे, जिन्हें अगर ध्यान से न देखा जाए तो पहचानना मुश्किल था। वे किसी टक्कर से लगी चोट जैसे नहीं थे, बल्कि दबाव से बने निशान जैसे लग रहे थे। इंस्पेक्टर राठौड़ ने इसे सावधानी से नोट किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि कभी-कभी ये छोटे निशान ही मामले की सच्चाई को उजागर करने की कुंजी होते हैं। एक और अजीब बात यह थी कि अंजलि का फोन ड्रेसिंग टेबल पर बड़े करीने से रखा हुआ था। एक गर्भवती महिला अगर वो सच में गिरती है तो उसके हाथ में मौजूद वस्तु, खासकर फोन, आमतौर पर गिरकर टूट जाता है या कम से कम फर्श पर कहीं पड़ा होता है। तो फिर फोन इतनी असामान्य रूप से सुरक्षित क्यों था, परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए? इंस्पेक्टर राठौड़ की नजर अचानक पीड़िता के ससुर हरीश शर्मा पर पड़ी। हरीश भी बाकी लोगों की तरह दुख व्यक्त कर रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे रोहन की ओर देखा तो एक छोटे से पल के लिए उनकी आंखों में एक अजीब सी जटिलता दिखाई दी। ये केवल नुकसान का दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उनके अंदर दबा हो। इन कई विसंगतियों के सामने इंस्पेक्टर राठौड़ ने तुरंत घटनास्थल से सभी सबूत इकट्ठा करने, पीड़िता के शरीर से जैविक नमूने लेने और सबसे विस्तृत फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि ये मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था और कोई सच्चाई को छिपाने के लिए जानबूझकर इसे व्यवस्थित कर रहा था। ये अदृश्य दरारें अगर सरसरी तौर पर देखी जाएं तो किसी का ध्यान नहीं खींचती, लेकिन एक जांचकर्ता की पैनी नजरों के नीचे वे एक भयानक रहस्य के खुलने का पहला संकेत थीं। कुछ दिनों बाद जब घटना हुई, फॉरेंसिक लैब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसी रिपोर्ट ने उस दुर्घटना के मुखौटे को फाड़ दिया जिस पर शुरू में सभी को विश्वास था। मौत का कारण स्पष्ट रूप से लिखा गया था, दम घुटना। सीधे शब्दों में कहें तो अंजलि की मौत गिरने या गर्भावस्था की किसी जटिलता से नहीं हुई थी, बल्कि उसे बाहरी बल द्वारा उसका गला घोंटकर तब तक मारा गया था जब तक उसकी जान नहीं चली गई। इस परिणाम ने पूरे परिवार को स्तब्ध कर दिया, जबकि जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि ये एक हत्या का मामला है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौत का समय दोपहर लगभग 2 बजे निर्धारित किया गया था। संयोग से ये वही समय था जब पीड़िता का पति रोहन अभी भी गुड़गांव से वापस बस में था। बस का टिकट, ड्राइवर और साथी यात्रियों के बयानों ने रोहन के लिए एक पुख्ता सबूत प्रदान किया। युवा पति, जो पहले से ही दुख में डूबा हुआ था, अब और भी निराश हो गया। उसकी पत्नी न केवल चली गई थी, बल्कि बेरहमी से उसकी हत्या भी कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और महत्वपूर्ण विवरण सामने आया। अंजलि के नाखूनों के नीचे त्वचा के कुछ ऊतक मिले, जो इस बात का संकेत था कि उसने अपने अंतिम क्षणों में संघर्ष किया था। डीएनए विश्लेषण करने पर फॉरेंसिक एजेंसी ने पुष्टि की कि ये नमूना रोहन के डीएनए से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार पति द्वारा हत्या किए जाने का प्रारंभिक संदेह पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और मामला आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। पुलिस अब एक गंभीर सच्चाई का सामना कर रही थी। हत्यारा कोई बाहरी अजनबी नहीं था, बल्कि बहुत संभव था कि वो उसी घर में रहने वाला कोई करीबी व्यक्ति था। अगर शुरुआती आंसू केवल दुख व्यक्त कर रहे थे, तो अब फॉरेंसिक लैब से मिले ठंडे सबूत मूक आरोप बन गए थे, जो ये खुलासा कर रहे थे कि एक बेरहम हाथ ने एक गर्भवती महिला की जान उसी घर में ले ली थी जो उसका सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए था।
ये साक्षित करने के बाद कि यह एक हत्या का मामला है, पुलिस बल ने पीड़िता के जीवन की गहराई से जांच शुरू कर दी। आमतौर पर हत्या के मामलों में जहां अपराधी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, सुराग सबसे करीबी रिश्तों में छिपे होते हैं। इसलिए अंजलि के फोन, डायरी और निजी संचार चैनलों की तुरंत गहन जांच की गई। जांचकर्ताओं ने उसके फोन से डेटा रिकवर किया। रोजमर्रा के सैकड़ों सामान्य संदेशों के बीच कुछ बातचीत के अंश हटा दिए गए थे। ये टूटे फूटे संदेश कुछ छिपाने की आधी अधूरी इच्छा और मदद की गुहार का एहसास दे रहे थे। लेकिन जिस चीज ने पूरी जांच टीम को झकझोर कर रख दिया, वो एक हाथ से लिखी डायरी थी जिसे अंजलि ने अपनी अलमारी में गहराई में छिपा रखा था। पुरानी डायरी का कवर घिस चुका था, लेकिन हर पन्ना एक गुप्त आह की तरह था। उसमें उसने उन अकेले दिनों के बारे में कबूल किया था जब उसका पति अक्सर घर से दूर रहता था और उसी खालीपन में एक गलत रिश्ते ने जन्म ले लिया था। जिस बात ने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया वो ये थी कि वो आदमी कोई अजनबी नहीं, बल्कि अंजलि के ससुर हरीश शर्मा थे। शुरुआत में ये देखभाल और प्रोत्साहन के शब्दों से शुरू हुआ, लेकिन डायरी के हर पन्ने के साथ रिश्ता अपनी हदें पार कर गया। अंजलि ने अपराध बोध की पीड़ा के बारे में लिखा। वो इससे बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन एक अनूठे आकर्षण में फंसी हुई थी। अंजलि के मनोविज्ञान को समझते हुए कोई ये समझ सकता है कि वो एक युवा महिला थी जो साझा करने के लिए तरस रही थी, जबकि रोहन लगातार काम के लिए दूर था। दूसरी ओर हरीश एक अनुभवी और पितृसत्तात्मक व्यक्ति ने अपनी बहू में वो युवावस्था और प्रशंसा पाई जिसे वो अब अपनी पत्नी से महसूस नहीं करते थे। इससे उनके बीच का घातक बंधन और कस गया। डायरी अंजलि का एक देर से आया कबूलनामा था। वो उस पापपूर्ण रिश्ते के लिए खुद को कोस रही थी, खासकर जब उसके गर्भ में एक बच्चा था जिसके बारे में वो खुद भी निश्चित नहीं थी कि उसे बेटा कहे या पोता। टेढ़ी मेढ़ी लिखावट, आंसुओं से धुंधली स्याही उसकी चरम निराशा को दर्शाती थी। जब पुलिस ने डायरी पढ़ना समाप्त किया तो जांच कक्ष में माहौल भारी हो गया। दुर्घटना या गर्भावस्था के अवसाद के शुरुआती सिद्धांत तुरंत ध्वस्त हो गए, क्योंकि अंजलि के मौत के पीछे एक चौंकाने वाला रहस्य हो सकता है जिसे पूरे शर्मा परिवार ने अनजाने में छिपाया था, और यही रहस्य एक अक्षम्य अपराध का मकसद बन गया। अंजलि की डायरी मिलने के बाद जांच की दिशा तुरंत एक ऐसे व्यक्ति की ओर मुड़ गई जिसे परिवार का स्तंभ माना जाता था, पीड़िता के ससुर श्री हरीश शर्मा। पड़ोसियों के सामने हरीश शर्मा वर्षों से एक आदर्श, गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति रहे थे जिनका उनके वंश में सम्मान किया जाता था। लेकिन एक सम्मानित पिता के उस मुखौटे के पीछे ऐसे अंधेरे पहलू छिपे थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब जांच एजेंसी ने हत्या के दिन दोपहर में हरीश शर्मा के कार्यक्रम की पुष्टि की तो उनका बयान अनिश्चित लगा। उन्होंने कहा कि वो घर पर बगीचे में काम कर रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे और पौधों की छटाई कर रहे थे। लेकिन जब उनसे अधिक विस्तार से पूछा गया कि उन्होंने क्या किया, किस समय और क्या किसी ने उन्हें देखा, तो उनके जवाब लड़खड़ाने लगे। पड़ोसियों को भी केवल इतना याद था कि उन्होंने उन्हें आंगन के आसपास देखा था, लेकिन कोई भी यह पुष्टि नहीं कर सका कि वे अंजलि की मौत के समय सीधे उनसे मिले थे। ये स्पष्ट रूप से एक कमजोर एलिबी थी। कई वर्षों के अनुभव वाले इंस्पेक्टर राठौर समझते थे कि कुछ अपराधी एक सामान्य कहानी गढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर वही अत्यधिक सामान्यता दरारें उजागर कर देती है, और हरीश शर्मा के मामले में वो दरार लगातार बड़ी होती जा रही थी। हरीश शर्मा के चरित्र को और स्पष्ट रूप से चित्रित करने के लिए उनके पूरे जीवन को देखें। वो एक पितृसत्तात्मक व्यक्ति थे जो अपने वंश के सम्मान को किसी भी चीज से अधिक महत्व देते थे। अपने पड़ोसियों की नजर में वो व्यक्ति थे जो शर्मा परिवार का सिर हमेशा ऊंचा रखते थे, लेकिन सम्मान पर यही जोर एक भारी दबाव बन गया जिसने उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो खुद को या परिवार में किसी को भी कोई शर्मनाक काम करने की इजाजत नहीं देता था,
अगर उनके और अंजलि के बीच का गलत रिश्ता उजागर हो जाता तो उनके लिए परिणाम न केवल जनता का तिरस्कार होता, बल्कि उनके करियर, सम्मान और उस वंश प्रमुख की प्रतिष्ठा का भी अंत होता जिसे उन्होंने दशकों से बनाया था। हरीश शर्मा जैसे व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा खोने का डर मौत से भी बदतर था, और यही डर उन्हें अंजलि को हमेशा के लिए चुप कराने का मकसद दे सकता था। एक सम्मानित पिता से हरीश शर्मा धीरे धीरे जांचकर्ताओं की नजरों में एक विरोधाभासी व्यक्ति के रूप में सामने आए। बाहर से सौम्य, लेकिन अंदर से वासना और सम्मान के दबाव के अंधेरे से ग्रस्त। और जब ये दो चीजें टकराती तो त्रासदी अवश्यम भावी थी। उस क्षण इंस्पेक्टर राठौड़ को एहसास हुआ कि जिस हत्यारे की वो तलाश कर रहे थे वो शायद कोई अजनबी नहीं था, बल्कि शर्मा वंश का वही सम्मानित मुखिया था। परिवार के सदस्यों की वित्तीय स्थिति की जांच के दौरान एक अप्रत्याशित विवरण सामने आया। हरीश शर्मा के नाम पर बैंक खाते में एक असामान्य लेन देन हुआ था। अंजलि की मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले दिल्ली के एक निजी डीएनए परीक्षण केंद्र में एक बड़ी राशि हस्तांतरित की गई थी। इसने तुरंत जांचकर्ताओं के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हरीश शर्मा की उम्र का कोई व्यक्ति चुपचाप डीएनए टेस्ट क्यों कराएगा? इंस्पेक्टर राठौड़ ने पुष्टि के लिए एक टीम को सीधे परीक्षण केंद्र भेजा। कई घंटों की मेहनत के बाद जो परिणाम मिला उसने पूरी जांच टीम को स्तब्ध कर दिया। अंजलि के गर्भ में पल रहे भ्रूण के डीएनए पितृत्व परीक्षण से पता चला कि जैविक पिता रोहन शर्मा नहीं बल्कि खुद हरीश शर्मा थे। वो परीक्षण रिपोर्ट मूल रूप से केवल एक मेडिकल रिकॉर्ड थी, लेकिन इस मामले में ये अंजलि और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए मौत की सजा से कम नहीं थी, क्योंकि जिस दिन हरीश शर्मा को परीक्षण के परिणाम मिले उसी दिन अंजलि की हत्या कर दी गई थी। ये संयोग इतना भयावह था कि इसे महज इत्तेफाक नहीं माना जा सकता था। उस पल में हरीश शर्मा की मानसिकता की कल्पना करें। वर्षों तक सम्मान बनाया, अब एक पापपूर्ण रिश्ते के कारण ढहने के खतरे का सामना कर रहे थे। अजन्मा बच्चा सबसे जीवंत प्रमाण था, जो समाज के सामने सब कुछ उजागर कर देता। एक बार जब सच्चाई सामने आ जाती तो वो न केवल एक आदर्श पिता की अपनी छवि खो देते, बल्कि पूरे वंश के लिए एक व्यभिचारी और पापी बन जाते। उनकी विकृत सोच में इस रहस्य को दफनाने का केवल एक ही तरीका था, अंजलि के अस्तित्व को समाप्त करना और उसके साथ उस निर्दोष बच्चे को भी दफना देना। इसलिए डीएनए परीक्षण रिपोर्ट अपराध की गांठ थी। इसने न केवल मकसद को उजागर किया, बल्कि घटनाओं के क्रम को भी जोड़ा। उजागर होने के डर से लेकर हत्या करने के ठंडे फैसले तक, इस खोज के साथ मामले को ढकने वाला पर्दा आखिरकार फटने लगा। हत्यारा अब कोई रहस्यमयी छाया नहीं था, बल्कि उसकी पहचान स्पष्ट हो गई थी। वो वही व्यक्ति था जिसका पूरे शर्मा परिवार में अब तक सम्मान किया जाता था। डीएनए परीक्षण के परिणाम हाथ में आने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ जानते थे कि ये एक तेज चाकू है जो हर मुखौटे को भेद सकता है। लेकिन हरीश शर्मा जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, जो जीवन भर सम्मान के लिए जिया और जो अपने वंश का मुखिया था, ये केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इसके लिए एक मानसिक टकराव की आवश्यकता थी, जहां सच्चाई को अपराधी द्वारा स्वयं स्वीकार किया जाना था। पूछताछ कक्ष में हरीश शर्मा ने अपना शांत बाहरी रूप बनाए रखा। उन्होंने एक दुखी पिता की छवि ओढ़ रखी थी। उनकी आंखें लाल थीं और आवाज भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलती की है, कि वे एक बूढ़े आदमी का अपमान कर रहे हैं जिसने अभी अभी अपनी बहू और अजन्मे पोते को खोया है। उनके हर शब्द, हर आंसू किसी भी ऐसे व्यक्ति को पिघला सकता था जो सच्चाई नहीं जानता था। लेकिन इंस्पेक्टर राठौड़ धोखे में नहीं आए। उन्होंने चुपचाप सुना, हरीश शर्मा को अपने सभी बहाने खत्म करने दिए। फिर अचानक जांच अधिकारी ने फाइल से एक कागज निकाला और उसे धीरे से मेज पर रख दिया। वो डीएनए परीक्षण का परिणाम था। उन्होंने सीधे हरीश की आंखों में देखा और धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा, अंजलि के गर्भ में बच्चा आपका था, है ना? वो सवाल एक हथौड़े की चोट जैसा था। एक पल में हरीश शर्मा का चेहरा बदल गया।
शांत रहने की कोशिश में लाल होने से पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उनकी उंगलियां इतनी कसकर एक दूसरे में फंसी हुई थीं कि सफेद पड़ गईं। उन्होंने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उनका गला रुंध गया और कोई शब्द नहीं निकला। वो खामोशी का क्षण एक सदी जैसा लंबा लगा। उन्होंने जो भी मुखौटे, जो भी तीखे शब्द पहले से तैयार किए थे, वे अब व्यर्थ हो गए थे। केवल एक बूढ़ा कांपता हुआ आदमी अपने ही अपराध का सामना कर रहा था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने दबाव नहीं डाला। वो अच्छी तरह जानते थे कि इस समय चुप्पी ही सच्चाई को उजागर कर रही थी। फिर अंत में हरीश शर्मा ने अपना सिर नीचे कर लिया। उनके कंधे कांपने लगे। वो सारा अभिमान, वो सारी प्रतिष्ठा जिसे उन्होंने जीवन भर संजोया था, कुछ ही सेकंड में ढह गई। ये केवल एक इनकार का पतन नहीं था, बल्कि उनके बच्चों, पड़ोसियों और पूरे वंश की नजरों में एक आदर्श पिता की पूरी छवि का टूटना था। प्रतिष्ठा की जिस दीवार को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, उसे एक ठंडे कागज के टुकड़े और एक जांचकर्ता की पैनी नजर ने तोड़ दिया था। उस टकराव में किसी चीख पुकार की जरूरत नहीं थी, न ही किसी दबाव की तकनीक की। ये सच्चाई और प्रतिष्ठा के बीच एक मूक युद्ध था, और अंत में सच्चाई की जीत हुई। पूछताछ कक्ष में टूटने के उस क्षण के बाद हरीश शर्मा ने आखिरकार सिर झुकाकर पूरी सच्चाई कबूल कर ली। उनकी आवाज कर्कश थी। हर शब्द सुनने वाले के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उन्होंने बताया कि ये सब अंजलि के अकेलेपन के दिनों में शुरू हुआ, जब रोहन अक्सर काम के लिए घर से दूर रहता था। वो एक 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति, जो सोचता था कि वो अपने जीवन के शेष दिन केवल एक पिता और पति की भूमिका में बिताएगा, ने अपनी बहू में वो युवावस्था और देखभाल पाई जिसे वो अपनी लंबे समय से पत्नी से महसूस नहीं कर पा रहा था। शुरुआत में ये केवल प्रोत्साहन के शब्द और देखभाल के इशारे थे, लेकिन फिर वो निकटता अपनी हदें पार कर गई। उस समय मुझे पता था कि ये गलत है, लेकिन मैं रुक नहीं सका, हरीश शर्मा ने सिसकते हुए कहा। अंजलि के लिए ये उसके अकेलेपन के दिनों में एक कमजोर क्षण था। हरीश शर्मा के लिए ये एक दबी हुई इच्छा की संतुष्टि थी। दो लोग जिन्हें कभी सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी। वे एक पापपूर्ण रिश्ते में फिसल गए। जब अंजलि गर्भवती हुई तो हरीश शर्मा भ्रमित और भयभीत दोनों थे। उन्होंने प्रार्थना की कि बच्चा रोहन का हो, ताकि सब कुछ एक बुरे सपने की तरह बीत जाए। लेकिन संदेह दिन ब दिन बढ़ता गया, जिसने उन्हें चुपके से डीएनए परीक्षण के लिए नमूना भेजने पर मजबूर कर दिया। और फिर जिस दिन उन्हें परिणाम मिला, वो वही दिन था जब उन्होंने अपने सामने सब कुछ ढहते हुए देखा। वो कागज का टुकड़ा उनके सम्मान पर एक चाकू की तरह था। उस पाप का अभियोग था जिसे उन्होंने छिपाने की पूरी कोशिश की थी। संकट में वो बात करने के लिए अंजलि के पास गए। उसने माफी की भीख मांगी। उसने उनसे अपने बेटे और पूरे परिवार के घर को बचाने की भीख मांगी, लेकिन भावनाओं, अपराध बोध और प्रतिष्ठा के बीच की उथल पुथल में हरीश शर्मा अपना विवेक खो बैठे। बातचीत एक बहस में बदल गई और एक आवेगी क्षण में उन्होंने अपनी ही बहू का गला घोंट दिया। वो महिला जो अपने गर्भ में उस बच्चे को पाल रही थी, जो उनका पोता भी था और उनका अपना बच्चा भी। अपराध करने के बाद उन्होंने जांच को गुमराह करने के लिए घटनास्थल को व्यवस्थित किया। गर्भावस्था या प्रसवोत्तर अवसाद के कारण गिरने की कहानी गढ़ी। उन्हें विश्वास था कि अगर हर कोई इसे एक दुर्घटना मान ले तो उनकी और शर्मा वंश की प्रतिष्ठा बच जाएगी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंजलि की गर्दन पर हल्के निशान और उसके नाखूनों के नीचे का डीएनए नमूना अकाट्य सबूत बन जाएगा। हरीश शर्मा का कबूलनामा किसी ठंडे खून वाले अपराधी की दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की सिसकी थी जिसे डर और झूठी प्रतिष्ठा ने अंत तक धकेल दिया था। वो कोई शैतान नहीं था, लेकिन उसने अपने स्वार्थ और खोखले सम्मान को खुद को एक अपराधी बनाने दिया। यह त्रासदी केवल एक क्षण की गलती से नहीं, बल्कि गलतियों की एक श्रृंखला से उत्पन्न हुई। अंजलि का अकेलापन, हरीश शर्मा का पितृसत्तात्मक स्वभाव,
विवाह में साझा करने की कमी, इन सब ने मिलकर एक क्रूर अंत को जन्म दिया, जहां एक जीवन छीन लिया गया और एक आदर्श माना जाने वाला परिवार केवल दुखद गलतियों के कारण बिखर गया। जिस दिन मुकदमा चला, अदालत का कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। न केवल शर्मा परिवार के रिश्तेदार, बल्कि पड़ोसी और जिज्ञासु लोग भी थे। सभी उस मामले का अंत अपनी आंखों से देखना चाहते थे, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। कटघरे में हरीश शर्मा, जो कभी परिवार के स्तंभ और सम्मानित मुखिया थे, अब केवल एक बूढ़े थके हुए व्यक्ति की छाया थे। उनकी आंखें झुकी हुई थीं और किसी को देखने की हिम्मत नहीं थी। दर्शकों की पंक्ति में रोहन शर्मा चुपचाप बैठा था। उस युवा ने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया था और अब उसे अपने ही पिता के खिलाफ आरोप सुनने पड़ रहे थे। उसके लिए ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि ये देखने का एक क्षण था कि वो जिस पर भी विश्वास करता था, जिस पर उसे गर्व था, वो सब उसकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े हो रहा था। एक सुखी परिवार से अब उसके पास केवल एक अदृश्य खालीपन था, जो उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। अदालत ने निष्कर्षों की घोषणा की। फॉरेंसिक सबूत, डीएनए परीक्षण रिपोर्ट और खुद हरीश शर्मा के कबूलनामे इतने स्पष्ट थे कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। गंभीर प्रकृति के हत्या के आरोप में अपराधी को उच्चतम सजा मिली, जो अपने पापों को छिपाने के लिए किए गए ठंडे खून वाले कृत्य की कीमत थी। जिस क्षण फैसला सुनाया गया, अदालत में सन्नाटा छा गया। लता फूट फूट कर रो पड़ी। उनका रोना दर्द और अपमान दोनों का था। उन्होंने अपनी बहू और अजन में पोते को खो दिया था और अब उन्होंने उस पति को भी खो दिया था, जिसके साथ उन्होंने आधा जीवन बिताया था। शर्मा परिवार का घर, जो कभी गर्व का प्रतीक माना जाता था, अब केवल त्रासदी और पाप का प्रतीक था। लेकिन कानून की सजा से बढ़कर विवेक की सजा थी। अपने शेष जीवन के लिए हरीश शर्मा को अपराध बोध की पीड़ा में जीना होगा, न केवल अपनी बहू को मारने के लिए, बल्कि अपने ही हाथों से अपने परिवार को नष्ट करने और अपने वंश के सम्मान को बर्बाद करने के लिए भी। मामला बंद हो गया। लेकिन इसने दर्दनाक सबक छोड़े। इसने दिखाया कि विवाह में अकेलापन अप्रत्याशित दरारों को जन्म दे सकता है। इसने कमजोर क्षणों और गलत इच्छाओं के बारे में चेतावनी दी, जो अपराध में बदल सकती हैं। और सबसे बढ़कर इसने एक कड़वी सच्चाई को उजागर किया। जब लोग प्रतिष्ठा और तथाकथित सम्मान को मानवता से ऊपर रखते हैं, तो वे खुद को अपराधी बना रहे होते हैं। ये चेतावनी की घंटी न केवल एक परिवार के लिए, बल्कि हम सभी के लिए बजती है। हमें विवाह और परिवार में वास्तविक मूल्यों को संजोना सीखना चाहिए। क्षणिक गलतियों को जीवन भर का दाग न बनने दें। और अगर आपको लगता है कि इस कहानी में विचार करने योग्य सबक हैं, तो अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम दुखद लेकिन जीवन के सबक से भरी और भी अपराध कथाओं का पता लगा सकें। आप सब कहां से हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे सबके साथ जरूर साझा करें, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।